आज के महामैराथन के अंदर हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री देखने वाले हैं। और इसके बाद जो संडे है, संडे को आपका एक बहुत बड़ा महामैराथन आने वाला है जो कि आपका ज्योग्राफी का होगा और ज्ञान बिंदु सर का होगा। कंप्लीट उसमें आपका जो है ज्योग्राफी होगा और चैप्टर वाइज होगा पूरा का पूरा मैराथन। आप उसका वेट करना आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। आप चाहे बिहार पुलिस दो, आप चाहे बीपीएससी दो या दरोगा दो, आपके लिए वो सफिशियंट है। तो संडे का वेट कीजिए, आपको आपके लिए वो भी आएगा। तो चलिए आज जो देखेंगे हम लोग, क्या सबसे पहले तो पॉलिटी देखेंगे, दैन इकोनॉमिक्स देखेंगे, दैन हिस्ट्री देखेंगे। और एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है और बहुत कम टाइम आपके पास है। आपके पास आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका होगा, आपने देख लिया होगा। और तैयारी को और ज़ोर शोर से कीजिए क्योंकि एक सीट लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आगे का जो समय है ना वो बहुत ही ख़राब होने वाला है। क्योंकि अगर आपने इसमें सिलेक्शन नहीं लिया ना तो यकीन मानिएगा कि आगे का जॉब बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा लेना। क्योंकि इसके बाद जो है आपका सीईटी का पेपर देना पड़ेगा आपको। सीईटी को पास करिए और इसमें आपका अच्छा मार्क्स आएगा, दैन फिर आप समझिए कि हाँ आपके साथ बहुत अच्छा हुआ है। और अगर बुरा मार्क्स आ गया तो फिर तो आपको फिर से सीईटी दीजिए एंड देन फिर आप वेट करिए वैकेंसी का। तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। उससे बढ़िया रहेगा कि ये टेंशन आपके साथ ना हो, आप ये टेंशन ना पालो। उससे बढ़िया है कि आप इसमें सिलेक्शन लेके अपने आप को क्या कर लो, सिक्योर कर लो। देन फिर आप करते रहो, आगे बढ़ने की तैयारी करते रहो। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं मैराथन को, जो कि सबसे पहले पॉलिटी को स्टार्ट करते हैं। और आपसे मैं जितना भी क्वेश्चन पूछता हूँ ना तो आप उसका रिप्लाई किया करो। और मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं और मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि रियली में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनका सिलेक्शन होगा। इसमें कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन होगा और उम्मीद करता हूँ कि होना भी चाहिए। और ऊपर वाले से भी यही कामना करता हूँ, यही विश करता हूँ कि जितने भी मेहनत करते हैं उन सभी का सिलेक्शन हो। हमने पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि जो महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है वो राष्ट्रपति के लिए लाया जाता है। और ये जो इम्पीचमेंट होता है, इसी को इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं। ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा जब भी संविधान का अतिक्रमण किया जाता है तो वैसे केस में जो है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लाया जाता है। तो ये तो लाया जाता है। और लेकिन इसको अपदस्थ कौन कर सकता है, तो ये जो है संसद कर सकता है। ठीक है, किसी के हाथ में पर्सनली नहीं है। कोई भी काम होता है हमारे संविधान के अंदर तो वो क्या होता है, संसद में जाता है, संसद के सदन में जाता है। वहाँ पे क्या होता है, इसके ऊपर चर्चा होता है। दैन फिर अगर वो पारित हो गया वहाँ से सदन में, दोनों सदन में अगर पारित हो गया यानी पास हो गया, तो फिर जो है उसको पास माना जाता है कि हाँ भाई सबने क्या कह दी, सहमति दे दी है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, संसद। आपको बताना है कि राष्ट्रपति का महाभियोग हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो ये जो देंगे ये देंगे राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, ये हमें बताइएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं, मैंने नाम नहीं पूछा, मैंने पूछा है कौन होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। तो ये कर दिया गया है कब तक के लिए, तो ये 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, अगला है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है। तो वे जो है 2 बार ही मनोनीत हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आंसर राइट दे रखा है। ठीक है, आपको कमेंट में एक बात बताना है कि जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, कितने आयु की उम्र सीमा हो सकता है, ये हमें कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करेंगे। तो ये करेंगे उपसभा अध्यक्ष के जो पैनल का लिस्ट होता है तो उस लिस्ट में से कोई एक सदस्य करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जो मद्य निषेध का एग्ज़ाम था उस एग्ज़ाम के अंदर ये वाला सवाल पूछा गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो ये टोटल सदस्य का कितना होना चाहिए, उपस्थित सदस्य एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल संख्या का 2/3। हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी जो समर्थन है ना,
सदन के अंदर वो ज़्यादातर 2/3 बहुमत से ही क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। अगर आपको ना पता हो तो ध्यान में ये रख लीजिए कि 2/3, कहीं भी अगर नहीं पता हो तो 2/3 मार दीजिए, आपका सही हो जाएगा आंसर। उसके बाद है संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो ये किन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये होते हैं राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है भाई, थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा था, तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। तो किस केस में हटाया जा सकता है, तो जो है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, वो भी कब, जब वो संविधान का क्या कर रहा हो, अतिक्रमण कर रहा हो, तो उस केस में इनको हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे 8 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही पारित हो सकता है या अनुमोदित हो सकता है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर दे रखे है वो है आपका निंदा प्रस्ताव, फिर आपका स्थगन प्रस्ताव और फिर आपका अविश्वास प्रस्ताव। ये तीनों के तीनों केवल कहाँ पे, लोकसभा के अंदर पेश हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 56 संबंधित है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अच्छा, अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है और अनुच्छेद 55 किससे संबंधित है, ये दोनों का दोनों हमें कमेंट करिएगा। और एक दिन मैं आपको एग्ज़ाम से स्टार्ट होने से पहले एक दिन आपको सारा का सारा अनुच्छेद भी करा दूंगा, और ज़्यादातर तो मैं आपको ट्रिक से करा दूंगा और बाकी जो है नॉर्मली भी करा दूंगा, लेकिन भरोसा रखिए आपको सब कुछ करा दूंगा, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन अनुच्छेद से भी आ जाते हैं और बिल्कुल सिंपल आते हैं, तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपसे भी कुछ ना कुछ मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम आप लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, ये सब कुछ आपके लिए होते हैं। और अगर पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी किया करो, उसके लिए भी मैं मना नहीं करता हूँ, आप वो भी किया करो अगर पसंद ना आए, लेकिन मेरी मेहनत के लिए इतना तो बनता है। चलिए आगे देखते हैं, राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा के अंदर जो है 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं और बाकी क्या होता है, निर्वाचित होते हैं। तो फिलहाल ये वाला जो कहानी है ये ख़त्म हो चुका है, यानी मनोनयन जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब ये हमारे बुक में ऐड हैं तो इसको तो अभी पढ़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। राज्यसभा के अंदर कितने होते हैं, 250 होते हैं, जबकि लोकसभा के अंदर कितने होते हैं, तो लोकसभा के अंदर, एक मिनट, हाँ लोकसभा के अंदर आपका 545 होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो धन विधेयक को परिभाषित किया गया है किसमें, तो अनुच्छेद 110 में। अच्छा, याद नहीं होगा आपको, कंफर्म कह रहा हूँ, तो चलिए आप अब से आप नहीं भूलेंगे, धन की बात कर रहे हैं ना, यानी पैसा, पैसा आपके पास कितना है, तो याद रखिएगा 110 रुपये हैं, ठीक है, नहीं भूलिएगा आप। संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून की सूची किस में आते हैं, तो साइबर कानून की जो सूची आते हैं ये आते हैं अवशिष्ट शक्ति के रूप में, अवशिष्ट विषय में आते हैं, और अवशिष्ट विषय जो होते हैं उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो होता है राष्ट्रपति के पास, जबकि संघ सूची होता है, संघ सूची के ऊपर कानून संसद बनाती है, राज्य सूची के ऊपर कानून जो है राज्य विधान मंडल बनाती है, और जो समवर्ती सूची में आते हैं उसके ऊपर कानून जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बनाती है। और अगर विवाद हो जाए या फिर सैमिलरिटी हो जाए दोनों के बीच में, तो उस केस में जो है समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होते हैं, मान्य होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के सीटों पर आवंटन से संबंधित है, तो ये है आपका चौथी अनुसूची, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी राइट हो जाएगा। चलिए बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ये जो तीसरी अनुसूची है इसके अंदर जो है शपथ का जिक्र किया गया है, शपथ जिसमें कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी के शपथ के बारे में जिक्र है। और उसके बाद जो पांचवी अनुसूची है इसके अंदर जो आपका SC ST जनजाति संबंधित मामले आते हैं। और जो छठी अनुसूची है इसके अंदर आपका मेघालय हो गया, त्रिपुरा, असम और मिजोरम क्षेत्र के जनजाति के प्रशासन संबंधी मामले आते हैं, ये छठी अनुसूची हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना चाहिए, आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में क्या है, तो इसके अंदर जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त कुल 22 भाषाओं का जिक्र है। चलिए अगला देखते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया हुआ था,
तो ये किन्होंने किया हुआ था? तो ये ज्ञानी जैल सिंह ने किया हुआ था। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1986 में इन्होंने ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो कोरम सबसे पहले क्या होता है? कोरम या उसी को घनपूर्ति भी कहते हैं। तो ये होता क्या है? तो इसका तात्पर्य होता है कि वर्तमान सदस्य संख्या का 1/10 भाग सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य होता है। तभी जो है किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तभी जो है किसी भी सदन में क्या होता है, जो बैठक होता है, कार्यवाही होता है, वो प्रारंभ हो सकती है, अन्यथा ये प्रारंभ नहीं हो सकती है। अगर बात करूँ लोकसभा की, तो लोकसभा में सदन की कार्यवाही के लिए कम से कम 55 सदस्यों का उपस्थिति अनिवार्य है, जबकि वही 545 के आधार पे। और जबकि यही बात अगर मैं राज्यसभा में करूँ तो वहाँ पे कितने होते हैं? 245 होते हैं। तो उसके आधार पे जो है कम से कम 25 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, जो कि 1/10 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक वर्ष इसके 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन है। राज्यसभा में डैश सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर नामित किया जाता है? तो ये टोटल होते हैं 12, अनुच्छेद 80 के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये होते हैं टोटल 12 जिनको क्या करते हैं? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत के संविधान के डैश के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो ये करते हैं अनुच्छेद 124 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, यही थोड़ा देर पहले मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था। तो ये होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वही जो है राज्यसभा के सभापति भी होंगे। लेकिन ये जो शपथ लेते हैं ना, राज्यसभा के जो सभापति है, ये जो शपथ लेते हैं ये उपराष्ट्रपति के रूप में लेते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जो ये वेतन लेते हैं, काम तो सभापति के रूप में करते हैं, तो जिस रूप में काम करते हैं वेतन भी तो उसी रूप में लेंगे। तो वेतन जो है वो किस रूप में लेते हैं? तो वेतन सभापति के रूप में लेते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, बड़ा ही उलझा हुआ सा बात है, लेकिन आपने क्लियर कर लिया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा यहाँ से। अगला है। लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? वो एक कोरम या घनपूर्ति के बारे में पूछ रहा है। तो 1/10 होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा सदन हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों के अंदर 1/10 होनी चाहिए। इसी को कोरम या घनपूर्ति कहते हैं। और 545 और 245 का 1/10 करिए तो 55 और 25 आ जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 निम्नलिखित में से किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये किसका अध्यादेश होता है? तो ये राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है। आपको जो है राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का जो अनुच्छेद होता है वो कौन सा होता है? इसी के अंदर छुपा हुआ है, नंबर को बस पलटने की बात होती है। ठीक है, तो कमेंट करिए। देखता हूँ पहला बच्चा कौन होगा जो कि हमें राज्यपाल का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है? तो वित्त आयोग के लिए आर्टिकल पूछा है। तो वित्त आयोग के लिए जो आर्टिकल है ये आपका अनुच्छेद 280। उसके बाद है नीति आयोग का स्वरूप क्या है? तो नीति आयोग का जो स्वरूप है ये परामर्शदात्री संस्था है, यानी परामर्श देने का काम करते हैं, सलाह देने का काम करते हैं। कौन? नीति आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? मतलब लोकसभा सीटों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है टोटल 40। ठीक है, कितना है? 40। हमारे से 2 ज़्यादा 42। 42 कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर है। 48 कहाँ है? बता पाएंगे क्या? हाँ बता पाएंगे, पता है मुझे। तो कमेंट कर ही दीजिए 48 कहाँ है। 48 19 है राज्यसभा वहाँ पे। 42 16 ये राज्यसभा। 40 16 ये है राज्यसभा। 40 16 40 हो गया लोकसभा, 16 हो गया राज्यसभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश में चुनावों के आयोजन एवं विनियमन के लिए भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग की परिकल्पना की गई? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की परिकल्पना जो की गई है ये अनुच्छेद 324 के अनुसार
ठीक है, अनुच्छेद 324 में है, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं अनुच्छेद 76 के अंदर महान्यायवादी संबंधित प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में पंचायत चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं, आयोजित कराए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, भारत का संवैधानिक निकाय कौन है? तो भारत का संवैधानिक निकाय है वो है अंतर्राज्यीय परिषद है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब अंतर्राज्यीय परिषद की अगर मैं बात करूँ तो हमारे संविधान के आर्टिकल 263 में इसका जिक्र है। किसमें? आर्टिकल 263 के अंदर इसका जिक्र है। और अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन किया गया विधिवत रूप से, कानूनी रूप से, वो है 1990 के अंदर इसका गठन किया जाता है। और जो अंतर्राज्यीय परिषद का जो बैठक होता है, इस बैठक की अध्यक्षता भी कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। तो इतनी बातें इसको ध्यान में रखिएगा। जबकि अंतर्राज्यीय परिषद का एक बातें और याद रखें, अंतर्राज्यीय परिषद जो होती है इसकी बैठक एक वर्ष में 3 बार होनी चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूपीएससी जिसको कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग, रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो इसकी रिपोर्ट जो है ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुनाव क्षेत्र में प्रचार अभियान बंद हो जाता है तो कितने घंटे पहले बंद हो जाता है? तो ये बंद हो जाता है जाके 48 घंटे पहले, यानी 2 दिन पहले जो है पूरी तरह से चुनाव का प्रचार प्रसार वो बंद हो जाता है। इसके बाद आप कोई भी चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियाँ हैं? तो वित्तीय समितियाँ कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका प्राक्कलन समिति हैं, लोक लेखा समिति हैं और लोक उपक्रम समिति हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो ये रखा गया था 1968 के अंदर पहला लोकपाल विधेयक। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये क्या है कि संवैधानिक संस्था होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करती है? ये मैंने आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था, शायद उम्मीद है आप अब तक जो है कमेंट कर दिए होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था आर्टिकल 54 से, जो कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है, और 55 से पूछा था जो कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से संबंधित है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ था आपसे। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार द्वारा प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? यानी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, ये पूछ रहा है। तो महान्यायवादी जो होते हैं इनको कहते हैं प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। और महान्यायवादी का जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका जिक्र है। ठीक है, और एक चीज़ और, जो महान्यायवादी होते हैं ना वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारक होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भारत के राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे वो तब तक जो है महान्यायवादी अपने पद पर बने रहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि महान्यायवादी के लिए जो है कोई कार्यकाल नहीं होता है। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, लेकिन सामान्यतः जो देखा जाता है महान्यायवादी की नियुक्ति 3 वर्षों के लिए होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 3 वर्ष कंप्लीट रहेंगे ही रहेंगे। राष्ट्रपति उसे कभी भी क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, महान्यायवादी का काम क्या होता है पता है? इनका काम होता है भारत सरकार को कानूनी सलाह देना और भारत सरकार से संबंधित जो भी मुकदमे हैं उनको न्यायालय में पक्ष रखना। यही इनका काम होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि भारत सरकार का ये क्या होता है, वकील होता है। कौन? महान्यायवादी। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं डिटेल अब नहीं करूँगा, मैं बस शॉर्ट करते जाऊँगी डायरेक्ट आंसर। और अगर आप कहेंगे तो इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा तो मैं डिटेल भी बताया करूँगा, बट आई थिंक कि शॉर्ट करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा अभी। अब अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो ये की गई थी संथानम समिति की अनुशंसा के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो आकस्मिक निधि की स्थापना कौन करते हैं या उत्तरदायी कौन है, ये पूछ रहे हैं हमसे। तो ये है किसी राज्य का विधानमंडल। तो ये यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए पद की नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 4 वर्षों का। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट दे रखा है। उसके बाद है, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है?
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को फिर से देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे गलती करा दिया हूँ, माफी चाहूँगा इसके लिए। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होते हैं ना, उनके पद का नियुक्ति यानी उनका जो कार्यकाल होता है वो या तो 6 वर्ष होते हैं या फिर 65 वर्ष होते हैं। कितना होते हैं? या तो 6 वर्ष होते हैं या तो 65 वर्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, 6 या 65 दोनों में से कोई भी जो पहले पूरा हो जाए, और पूरा होते ही क्या हो जाएंगे, वो रिटायर हो जाएंगे उस पद से। ठीक है, और इनका जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति ही करते हैं। और हमारे संविधान के अंदर इसके लिए जो अनुच्छेद है वो है आपका 148 से लेकर 151 तक में इसका जिक्र किया गया है। इसके अलावा जो शपथ है, शपथ भी इनको राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। तो ये सारे के सारे आपको क्या करना है, पॉइंट को ध्यान रखना है। और उसके बाद जो नियंत्रक जो होते हैं वो अपना जांच रिपोर्ट किसको सौंप देते हैं, तो ये राष्ट्रपति को सौंप देते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? तो ये कौन सी संस्था है? तो ये आपका योजना आयोग। तो अब आपको बताना है कि योजना आयोग के जगह कौन काम करती है। क्वेश्चन नंबर 42, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? तो ये हमसे पूछ रहा है, तो किस आम चुनाव के अंदर किया गया था? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये 1989 के अंदर किया हुआ था। अगला है, भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया तो वो कौन थे? तो अगर यहाँ पे उत्तर की बात करूँ तो ये आपका दिल्ली और पुदुचेरी। तो दिल्ली और पुदुचेरी को भाग लेने का अधिकार दिया गया था। दिल्ली के अंदर क्या है, लोकसभा भी हैं और राज्यसभा भी हैं। तो लोकसभा की सीटें कितनी है दिल्ली में और राज्यसभा की सीटें कितनी है दिल्ली में, ये दोनों बताना है। दिल्ली और पुदुचेरी दोनों में बताना है आपको। ठीक है, चलिए वेट करूँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार कौन है? यानी ये पूछ रहा है कि भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, यानी विधि सलाहकार। तो ये आंसर की बात करूँ तो ये है आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तो यहाँ पे कोई नहीं दे रखा। भारत सरकार के, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं भारत सरकार के। चलिए समझ गए क्या कह रहा है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं ना, ये विधि सलाहकार होता है, यानी कानून का सलाह देने वाला होता है। किसका, यानी ये किसके लिए काम करते हैं, किसको सलाह देते हैं? तो भारत सरकार के होते हैं, भारत सरकार को कानून की सलाह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाए। लैंग्वेज ऐसा है जिसको कि ईजिली नहीं समझा जा सकता है। अगला है, अगर भारत के राष्ट्रपति के आम चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाएगा, उस मसले को कौन सुलझाएंगे? तो ये जो है भारत के जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, ये मामला सिर्फ वहीं पे सुलझाया जाएगा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो चलिए इसके ऑप्शनों को देखते हैं। तो ये देते हैं एडवोकेट जनरल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 312 के अंदर, और ये राज्यसभा के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय बोला है, सर्वोच्च नहीं बोला है। सर्वोच्च बोलता तो फिर अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद ये हो जाता है, अनुच्छेद 32 हो जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है, केंद्र सूची के विषयों पे के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को विस्तृत कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है संसद। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? तो ये है आपका सैन्य मामलों के अपील पर जो है भारत सरकार का जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं वो अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये कहा गया था बैरोबियन यूनियन वाद के केस में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी इसका अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो इसका अर्थ होता है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। इसको कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको कमेंट ये करना है कि ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द है ये किस देश के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्छृंखल कानून
कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया है? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये आपका मेनका गांधी केस, ऑप्शन बी राइट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 143 के अंदर क्या है, तो इसके सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने से संबंधित है? तो ये है आपका अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अनुच्छेद 51 में किसका जिक्र है, 52 में किसका जिक्र है, 53 में किसका जिक्र है, ये हमें कमेंट करिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा क्या है? तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो आयु सीमा है 65 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। 1973 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? तो ये कहा था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। डेट याद रख लीजिएगा 1973, ठीक है, ईस्वी, ईयर याद रख लीजिएगा। अलग अलग क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो भारत के अंदर जो स्थापना की जाती है वो की जाती है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया हुआ था? तो ये दिया हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर। कलकत्ता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है और जिसके अंदर जो है चीफ जस्टिस कौन होते हैं? तो एलिजा इम्पे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम में एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने दिनों के लिए? तो इनको जो है 3 महीने के लिए बंदी बनाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि को हिंदी राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 343 में। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं अलग अलग एग्जामों में। जापान की संसद क्या कहलाती है? तो जापान की संसद जो है डायट कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार डैश लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी? तो ये आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा देवनागरी लिपि में। हिंदी जो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो लिखा हुआ है देवनागरी में। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय निलंबित नहीं हो सकता है? तो आपातकाल के समय जो निलंबित नहीं हो सकता वो है जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, जिसके अंदर आर्टिकल 20 आते हैं, आर्टिकल 21 आते हैं। और ऐसा प्रावधान जो लिखा हुआ है वो कहाँ पे लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 359 के अंदर ये प्रावधान किया गया है। कितना? आर्टिकल 359, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं या की जा सकती है? तो ऑप्शन को देखते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 356। ठीक है, जबकि 360 के अंदर क्या जिक्र है? वित्तीय आपातकाल संबंधित है। ठीक है, चलिए 359 में क्या चीज़ मैंने बताया अभी कि किसी भी परिस्थिति में जब आपातकाल की स्थिति होगा, तब जब आपातकाल की स्थिति होगा तो उस समय जो है अनुच्छेद 20 और 21 का प्रावधान किसी भी हालत में निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता है। ऐसा अनुच्छेद 359 में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल पर होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 1 माह के अंतराल पे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना ज़रूरी होता है? तो ये होता है आपका दोनों सदन के अंदर। सदन कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक होते हैं लोकसभा, एक होते हैं राज्यसभा। ठीक है, चलिए जबकि सदन के अंग कितने होते हैं? तो सदन के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अगला यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है तो उसे प्रत्येक डैश बाद संसद का अनुमोदन करना आवश्यक होता है।
तो ये होता है आपका 6 माह के अंतराल पे उसे संसद का अनुमोदन करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? अभी थोड़ा देर मैंने पहले बताया था आपको, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आज का जो महामैराथन, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है? तो हमारे संविधान के अंदर कुल जो है 3 प्रकार के आपात की चर्चा की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह से कब बदल दिया गया था? तो ये बदल दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। इसके बाद हैं, भारत के संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो ये जो लिए गए हैं, ये लिए गए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है? तो ये अब तक जो है एक बार भी नहीं लगा हुआ, यानी कभी भी नहीं लगा हुआ है। तो 76 का डी हो जाएगा राइट आंसर। इसको याद रखिएगा और भगवान ना करे कभी हमारे यहाँ ऐसा हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो चलिए इसको देखते हैं। तो बाहरी आक्रमण अगर हमारे देश के ऊपर हो जाता है तो उस समय क्या हो सकता है कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद हैं, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता अगर हो जाए तो उस केस में भी क्या हो सकता है, राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और एक और स्थिति होता है, वो होता है आर्थिक संकट, या उसी को कहता है वित्तीय संकट। तो आर्थिक संकट के दौरान भी जो है राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे 1 है, 3 है और एक चौथा ऑप्शन है आपका वित्तीय संकट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संविधान के संशोधन से। अच्छा, संविधान की संशोधन किस देश से लिया गया, ये कमेंट करिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। अगला है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन राज्यों को शामिल किया गया है? मैंने बताया हुआ था एक क्वेश्चन जब आया था। तो इसके अंदर जो है 4 राज्यों को शामिल किया गया है। तो 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम है। इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किसके बारे में बात करता है? तो देखिए कैसे याद रहेगा, द से 10 और द से दल बदल। तो देखिए कहाँ पे है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में, तो ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो भाग 4 का जो संबंध है ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो कि 36 से लेकर कहाँ तक है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 36 से लेकर इसका जिक्र अनुच्छेद 51 तक है। अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। 37 में क्या है, तो इसी तरह से 51 तक है टोटल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता कहा गया है? तो ये कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किस भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का जिक्र है। तो वो है टोटल 22 भाषाओं का जिक्र है। तो कौन सी ऐसी भाषा है जिसका कि हमारे संविधान के अंदर शामिल नहीं है? तो ये है आपका अवधी भाषा जो है ना, इसका जिक्र नहीं है, जबकि मैथिली, डोंगरी, उड़िया ये सारे के सारे जो हैं उसमें शामिल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था, निम्न में से उनमें से कौन एक नहीं है? तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1, और स्थानीय सरकार ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सम्मिलित किया गया है। तो किस अनुसूची में किया गया? तो भूमि संबंधित जो हमारा अनुसूची है वो कौन सा है? अनुसूची पूछा है ना, अनुसूची पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका 9। अनुसूची 9 जो है ये आपका भूमि संबंधी से आपका
रिलेटेड। अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई थी? तो चलिए इसका ऑप्शन को देखते हैं। तो 2003 के अंदर जो है टोटल 4 भाषाएं जोड़ी जाती है। कौन कौन सा? तो बोडो जोड़ी जाती है, बोडो, डोगरी, बोडो हो गया, डोगरी हो गया, मैथिली हो गया, डोगरी, बोडो हो गया, डोगरी हो गया, मैथिली हो गया, और एक हो गया संथाली। ठीक है, तो ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को कहाँ से लाया था? तो ये समवर्ती सूची का अवधारणा लाया गया था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। वहीं से हमने क्या लाया था? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, माफ करिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हैं? तो कौन है? तो ये है आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ये वाला जो टॉपिक है समवर्ती सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया जाता है? तो ये किया जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर। भूमि सुधार, ये किसका विषय है? तो भूमि सुधार जो है ये है आपका राज्य सूची का विषय है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विषय सूची समवर्ती सूची में है? तो ये है आपका शिक्षा, ये समवर्ती सूची में है, यानी केंद्र सरकार भी इस पे कानून बनाएगी, राज्य सरकार भी इसके ऊपर कानून बनाएगी। ठीक है, जबकि अपशिष्ट शक्ति पे कौन? अपशिष्ट शक्ति पे केंद्र सरकार। अगला देखते हैं, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो इसको कर दिया जाता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बउआ सा क्वेश्चन हो गया। तो ये किया जाता है, टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया। तो चलिए यहाँ कह रहा सही कूट को चुनिए, वरना आपको कूट दिया जाएगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। चलिए 94 देखते हैं, तो क्या कह रहा है? सही वाला चुनिए, हाँ सही को चुनिए। ठीक है, देखिए सही की अगर मैं बात करूं तो 101 जो है ये आपका किससे संबंधित है? 101 आपका जीएसटी से संबंधित है। तो कहाँ है? तो ये है आपका, ये रहा यहाँ पे जीएसटी। ठीक है, 101 हो गया आपका जीएसटी से संबंधित हो गया। उसके बाद 102 जो है ये आपका ओबीसी हो जाएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 हो गया। 103 जो है ये आपका ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, जो कि 10% का आरक्षण देता है। ठीक है, तो ये हो गया, और एकमात्र ऑप्शन बच गया 104, तो ये आपका यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन को अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आपको बी में देखने को मिल रहा है, तो 94 का आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 95, इसको भी क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है हमसे कि मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो कहाँ से? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, तो 1 का 4 होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन सब में है। ठीक है, इसके अलावा क्या आराम से कि ये राज्य के नीति निर्देशक था, तो ये जो है आयरिश संविधान से यानी आयरलैंड से लिया गया, तो बी का 3 होना चाहिए, 1 का 4, बी का 3 होना चाहिए। तो अभी भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक ये है, एक ये है। अगला देखते हैं, अगला कहता है संसदीय सरकार। संसदीय सरकार जो है ये आपका ब्रिटेन की संविधान से लिया जाता है, तो ऐसा जो है सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक होते हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो ये होता है आपका स्पीकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है? तो चलिए इसके ऑप्शनों को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के ही समतुल्य हैं, तो ये बात सही है। उसके बाद कह रहा है कि संसद की दोबारा बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला ही आपका क्या है? सिर्फ सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है प्रथम राज्यसभा गठित किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1952 के अंदर गठित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब क्या कहा जाता है? तो उसे जो है अब कहते हैं संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की
कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने % से अधिक नहीं हो सकती हैं? तो ये जो है आपका 15% से अधिक नहीं हो सकती हैं, जबकि दिल्ली के अंदर यही चीज़ें 10% से अधिक नहीं हो सकती हैं। तो चलिए अब अगला मैराथन हम लोग देखते हैं, वो देखेंगे इकोनॉमिक्स का। तो अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नाबार्ड का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, भारत में मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाता है? तो थोक मूल्य के सूचकांक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आपको बताना है आरबीआई के बारे में, किसकी स्थापना कब होती है और इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पे है। ठीक है, और इसका निर्माण जो है यंग हिल्टन समिति के आधार पे किया जाता है। ये सब कुछ बहुत बातें आपको पता है, क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने बहुत अच्छे अच्छे रिप्लाई दिया हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बहुत अच्छी अच्छी कमेंट करते हैं, तो वो देख कर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इस परिवार को मानते हैं और आप पूरी लगन के साथ पढ़ाई करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपका सिलेक्शन ना, यकीन मानिएगा, बहुत दूर नहीं है। बस आप ये जो आपके पास टाइम है 10 दिन का, 15 दिन का, एग्ज़ाम से पहले तक का, आप इसको ना बिल्कुल अच्छे से कर जाइए, मेहनत को और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। और फिर इसके बाद पूरा का पूरा जी जान लगा दीजिए आप, फिर आपके लिए पूरा दुनिया जो है ना परिभाषा बदल देगी। चलिए आगे देखते हैं। फिलिप्स वक्र किन के मध्य के संबंध को व्यक्त करता है? तो फिलिप्स वक्र जो संबंधित होता है, ये होता है आपका मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच के संबंध को ये दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से हैं जो क्या होते हैं? तो ये होता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋण पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो यहाँ आपका आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की परिकल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो ये होता है आपका विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी, तो ये क्या थी? तो इसकी बात करना है, तो ये थी आपका कृषिगत विकास और उन्मुख वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, 10वीं योजना के मध्य अवधि मूल्यांकन में अर्थव्यवस्था के वार्षिक विकास की दर क्या रखी गई थी? तो चलिए इसके ऑप्शनों को देखते हैं। तो वो विकास दर थी 7%। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन आता है ऋणात्मक और दूसरा आता है असफल, तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आंसर की, तो ये हो जाएगा आपका 3री पंचवर्षीय योजना, और यही जो है आपका असफल भी रहा था, क्योंकि इस दौरान क्या हुआ था कि ये चीन का आक्रमण था, भारत पाक का युद्ध हो गया था, उसके बाद यहाँ पे क्या पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। ये 3 कारण होते हैं जिसके कारण जो है विकास क्या रह गया था, अधूरा रह गया था। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो यहाँ पे जो है अधिक तीव्र एवं समावेशी विकास के ऊपर जो है ध्यान दिया गया था। देश में सर्वाधिक संवर्धित दर प्राप्त की गई थी, तो यानी किस वर्ष जो है सर्वाधिक विकास देखने को मिला था, विकास वृद्धि दर देखने को मिला था? तो ये देखने को मिला था 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ये कह रहा है। ठीक है, अगला है कि भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इनका जो प्रमुख उद्देश्य है ये है स्वावलंबन एवं बहुविदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के सामाजिक ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो ये लिया गया था 2वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिसे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों में एक व्यापक प्रतिनिधि समूह बनाकर तैयार किया गया था, तो वो डैश के रूप में योजना के नाम से जाना जाता था। तो आपने सुना होगा किसका नाम? आपने सुना होगा बॉम्बे प्लान का नाम। 1944 में इसको लॉन्च किया जाता है उद्योगपतियों के द्वारा। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत डैश उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण कार्यकलापों की योजना बनाती हैं। मैं क्वेश्चन इतना देर से पढ़ रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए कई बार क्या होता है ना कि बोलने के क्रम में जो बोलना चाहता हूँ वो नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि टंग जो है वो स्लिप हो जा रहे हैं बार बार। तो इसके लिए आप खुद से भी क्वेश्चन को देखिएगा।
तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये है आपका सरकार, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना, जिसको रोलिंग प्लान कहते हैं, इसको लागू किया जाता है? तो अनवरत योजना जो लागू किया जाता है ये है आपका पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। वहीं पे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है ये सारे के सारे योजना जो थे पंचवर्षीय योजना वो 5 वर्षों की थी, लेकिन जो चौथी ये जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी ये केवल 4 वर्षों की ही थी। ये भी बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1974 से 78 तक ही ये रहा था, और उसके बाद क्या हो गया था आपका रोलिंग प्लान आ जाता है, अनवरत योजना आ जाता है 2 वर्षों का, ठीक है, 78 से 80, और उसके बाद अगेन से क्या आते हैं, पंचवर्षीय योजना लागू कर दी जाता है, छठी। इसके बाद है मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन कौन से कारण हैं? तो यहाँ पे चलिए आंसर की अगर बात करूँ तो ये आपके जो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, इन सभी के कारण क्या होते हैं, मांग में परिवर्तन देखने को मिलता है, कभी ज़्यादा कभी कम। वस्तुओं की डिमांड कभी ज़्यादा कभी कम। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय हैं? तो चलिए इसके ऑप्शनों को देखते हैं। तो इसका मतलब होता है मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध होता है कर यानी टैक्स एवं लेखांकन से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। उसके बाद है चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों में बाजार में डैश। तो बाजार के अंदर क्या होते हैं? तो इसके अंदर होते हैं परिवार विक्रेता होते हैं एवं फर्म जो होते हैं वो खरीदार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा? तो बी राइट हो जाएगा। किसी उत्पाद की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि डैश की ओर ले जाती है। तो ये अप्रत्याशित वृद्धि जो है अनियोजित इन्वेस्ट्री का विसंचय। थोड़ा सा 1 मिनट हिंदी में तोड़ के इसको पढ़ता हूँ क्या लिखा है। तो ये लिखा हुआ है अनियोजित इन्वेस्ट का संचय लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका प्रभाव जो है संतुलन कीमत घट जाती है। ग्राफ को क्या नाम दिया गया है? जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है और जो एक उपभोक्ता दिए गए बाजार मूल्यों पर और विशेष आय स्तर के भीतर आर्थिक दृष्टि से वहन कर सकता है। तो उस ग्राफ का नाम है बजट रेखा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो ये है आपका व्यापार नीति। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ में मिला दिया? तो कई बार पूछे जाते हैं कब मिला दिया, कब अलग कर दिया गया, तो ये पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया और कब अलग किया गया था वो भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये 2017 के अंदर क्या कर दिया गया, आम बजट के साथ में मिला दिया गया, ठीक है, और इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो ये उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो यह आपका अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, ये उद्देश्य नहीं होता है। इसके बाद है कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो इसका उद्देश्य होता है बजट प्रस्तावों में खर्च की कमी और प्रस्ताव प्रस्तुत करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? तो ये करती है सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखानुदान का अर्थ क्या होता है? तो लेखानुदान का अर्थ होता है अप्रत्याशित व्यय को पूरा करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा। 1 मिनट, सी राइट होगा। बजट को पारित होने तक लंबित धनराशि का वही नहीं होगा, लेखा अनुदान का अर्थ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्र सरकार के लिए कर राजस्व के निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्रोतों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सकल कर राजस्व के संदर्भ में सही अवरोही क्रम है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा आपका निगम कर, उसके बाद आएगा आपका निगम कर के अलावा अन्य कर, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये पहले नंबर पे आएगा, और उसके बाद जो आएगा तीसरे नंबर पे आपका संघ उत्पाद शुल्क कर आएगा आपका, ये हो गया तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आएगा आपका सीमा शुल्क। तो ऐसा कहाँ पे है? तो ऐसा ऑप्शन जो आपको देखने को मिल रहा है वो है आपका ऑप्शन ए में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी कहते हैं, तो इसके बारे में क्या रहा है कि राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है आपका कर की दर जिस पर केंद्र और राज्य का राजस्व समान होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। और जीएसटी के बारे में अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा भी था कि ये
101वां संविधान संशोधन के तहत आते हैं और 2017 के अंदर 1 जुलाई 2017 के अंदर इसको लॉन्च किया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की कितना प्रतिशत है, सवाल पूछे जाते हैं ये भी। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ आपका 31.16 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से निम्नलिखित में से डैश के विकास में गंभीर अड़चनें आई, तो किस में, तो ये जो है आपका सामाजिक आर्थिक विकास में काफ़ी ज़्यादा क्या है अड़चनें आती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से किस भारतीय राज्य का स्थान उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या उससे भी कम आते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा, ठीक है। हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, हरियाणा का लिंगानुपात आपको कमेंट करना है कि हरियाणा का लिंगानुपात कितनी है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। शिशु मृत्यु दर सबसे कम होने का मतलब है कि उस राज्य के अंदर जो है हॉस्पिटल की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत अच्छी है। यही तो कारण होगा ना कि शिशु मृत्यु दर बहुत कम है, ठीक है। तो चलिए इसको ऑप्शन को देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी केरल, ठीक है। जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, तो ये हो जाएगा कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन महिलाओं के लिए आय उत्पादक कार्यक्रम नहीं है, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है, तो ये क्या निरूपित करता है, तो ये निरूपित करता है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। किसी अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की, तो ये कौन थे वैज्ञानिक, इसकी बात कर रहा है, तो ये हैं आपका VKRV राव, ऑप्शन नंबर बी। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी किस प्रकार की पाई जाती है, तो यहाँ पे संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। GDP शब्द के खोजकर्ता कौन है, तो इसके जो खोजकर्ता हैं वो हैं उम्बेर्टो सुलपाप्सो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद डैश के रूप में परिभाषित किया गया है, तो इसका परिभाषा दे रखा है, तो कौन सा परिभाषा इसका सही है, तो इसका परिभाषा होता है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित, यहाँ तक सब कॉमन है, इसके आगे याद रखिएगा, अंतिम वस्तु एवं सेवाएं का कुल योग क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत कौन है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गलत है, ठीक है। तो प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया, ये गलत है। आत्मनिर्भरता का सूचक क्या होता है, तो आत्मनिर्भरता का जो सूचक होता है उन वस्तुओं के आयात से बचना जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है, तो ये क्या दिखाता है, आत्मनिर्भरता को दिखाता है। GST में निम्नांकित में कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है, तो GST के अंदर जो है सीमा शुल्क को शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद GST के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ये पूछा जा रहा है, तो GST के अंदर क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। GST नेटवर्क का गठन कंपनी अधिनियम के तहत किया गया था, ठीक है, यानी अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की GDP में सर्वाधिक योगदान देता है, तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र, जिसको क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके बाद है सैनवेट का संबंध किससे है, तो सैनवेट, वेट का मतलब होता है कर यानी टैक्स, तो सैनवेट का जो संबंध है ये है आपका उत्पाद शुल्क से संबंध है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो अप्रत्यक्ष कर जो है ये आपका धन जो है, धन कर, वेल्थ टैक्स, ये नहीं है। संघाई सहयोग संगठन, जिसको क्या कहते हैं शॉर्ट में HCO कहते हैं, SCO कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कह रहे हैं कथनों पर विचार कीजिए, तो SCO के बारे में देखते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि SCO के बारे में कि इसका गठन जो है 2001 के अंदर किया गया था, तो ये बातें सही है। इसके बाद कह रहा है भारत इसका सदस्य नहीं है,
तो ये बात गलत है। भारत इसका सदस्य बन चुका है, साथ ही साथ पाकिस्तान भी इसका सदस्य बन चुका है। ठीक है, अच्छा भारत इसका सदस्य कब बना है आप हमें कमेंट करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि भारत इसका सदस्य जो है 2017 के अंदर बना हुआ है। तो क्या मैं सही हूँ, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो उसके बाद है कुल देश संघाई सहयोग संगठन के अंदर 8 हैं, तो ये भी बातें सही है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है, यानी रिपोर्ट देता है? तो ये देता है कौन सा, तो यहाँ आपका IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है नोएडा के अंदर, उत्तर प्रदेश नोएडा के अंदर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले के अंदर है? तो मध्य प्रदेश के जो है ये आपका मुरैना के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेबी का मुख्यालय पूछा है। सबसे पहले तो आपको सेबी का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, और सेबी का मुख्यालय की अगर बात करें तो सेबी का मुख्यालय जो है मुंबई के अंदर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है सेबी का काम क्या है पता है? शेयर बाजार के ऊपर कंट्रोल करना। प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम के तहत भारत सरकार के किस स्टॉक एक्सचेंज को सबसे पहले मान्यता दी गई थी, जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? तो यहाँ पे आंसर की अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर बी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर पहला एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किस वर्ष में कारोबार किया गया था? तो ये किया गया था 2000 के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या होता है? तो चलिए, डंपिंग का जो अर्थ होता ही होता है वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल निर्यात करना, इसको कहते हैं डंपिंग। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 मुख्य उद्योगों में से शामिल नहीं है? तो ये कौन है? तो ये कपास हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कपास काली मिट्टी में उगता है और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। अगला है NPCI का पूर्ण रूप क्या है? तो NPCI का पूर्ण रूप होता है आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हिंदी में लिखा हुआ, यानी गूगल इंग्लिश से हिंदी किया गया है गूगल के द्वारा, इसलिए इस तरह का हिंदी आपको दिख रहा है। निम्न औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव की पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेतक क्या है? तो एक अच्छा संकेतक होता है सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि होना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है सार्क का सदस्य कौन नहीं है? सार्क बोले तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 64 का हो जाएगा म्यांमार। बाकी सारे के सारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, ये इसके सदस्य होते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो ये करता है संयंत्र और मशीनरी में 1.5 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में औद्योगिक प्रदर्शन को मापने के लिए औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक जारी करती है? तो चलिए इसका ऑप्शन को देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका NSO। ठीक है, नेशनल सैंपल, ये नेशनल कौन सा, नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक औद्योगिक विकास के लिए पहल नहीं है? तो यहाँ पे आंसर की बात करो तो ये हो जाएगा आपका डिजिटल इंडिया। ठीक है, बाकी सारे के सारे क्या हैं? औद्योगिक विकास के लिए पहल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है सूचकांकों के ऊपर क्या कीजिए, विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं सूचकांकों के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सूचकांक हैं ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है CSO द्वारा कौन सा सूचकांक संकलित किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर सी वाला। तो ऑप्शन नंबर एक मिनट ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं, ऑप्शन नंबर सी। तो जिसमें क्या है, शहरी श्रमेतर कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, सी राइट हो गया, जिसमें कि 4 वाला कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में मध्यम उद्यमों के लिए निर्धारित निवेश सीमा है? तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम। नई औद्योगिक नीति 1991 के कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए
इसका जो कथन है इस ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, जिसमें कि क्या है, तो पहला कथन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया, और दूसरा कथन है इसने देश में विदेशी निवेशों की सीमा में ढील दी। तो ये सही बात है। और जिस समय कि हमारे देश के अंदर जो है आर्थिक संकट आया हुआ था, तो उस समय उदारीकरण की नीति अपनाई जाती है, ठीक है। एलपीजी का नीति अपनाई जाती है हमारे यहाँ पे, एलपीजी लिबरलाइजेशन, और पी फॉर हो गया प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर हो गया आपका ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों में क्या दिया जाता है, ढील दिया जाता है, जिसके कारण हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो फिर से क्या हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्योग जिसके लिए छोटे पूंजी आधार की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लघु उद्योग कहलाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में हमारी आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा का दूसरा प्रमुख स्रोत है। तो ये हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन विकास की नेहरू महालनोबिस मॉडल की रणनीति का विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विनियमन और विनिवेश। विनिवेश से आप क्या समझते हैं, तो चलिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अपनी इक्विटी का कुछ हिस्सा जनता को बेचकर निजीकरण को विनिवेश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था। ये वो जो सेवा कर है इसको लागू किया गया था चेलैया समिति के सिफारिश के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत में सेवा कर किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये किया गया था 1994-95 के दौरान। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रत्यक्ष विदेशी में निवेश शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो निवेश। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा कर निगम की आय का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आय पर लगाई जाने वाली उच्चतम सीमा को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मूल्य समायोजन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, भारत में रेपो दर की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। तो ये घोषणा की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी आरबीआई के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो भारत में प्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण ये आपका संपत्ति कर। वह स्थिति जिसमें बाजार की आपूर्ति बाजार की मांग से मेल खाती है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं संतुलन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किसी देश के भुगतान में संतुलन डैश सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और साथ ही साथ पूंजी प्राप्तियाँ और भुगतान। तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांग की कीमत लोच शून्य होने पर इसका क्या तात्पर्य होता है। तो इसका तात्पर्य होता है कीमतों में जो परिवर्तन हो, मांग में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसी समष्टि व्यापारिक क्रिया जिसमें कि एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सहभोजिता। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए, जो इकोनॉमिक्स होता है ना, उसके सवाल आपको उटपटांग इसलिए लगते हैं क्योंकि आप जो है इकोनॉमिक्स को कभी भी अच्छी तरह से पढ़ते ही नहीं है, पढ़े ही नहीं होते हैं। आप पढ़े होते हैं हिस्ट्री को, जो कि आपको अच्छा लगता है, सारा क्वेश्चन आप देखे होते हैं, वो हमेशा आपको अच्छा लगता है। लेकिन ना तो आप इकोनॉमिक्स पढ़े होते हैं और ना ही आप जो है ज्योग्राफी पढ़े होते हैं, इसलिए उटपटांग लगते हैं। खैर कोई नहीं, आपको शुरू से अंत तक देखना है। आप बार बार देखते रहेंगे ना तो फिर आपको भी ये चीज़ अच्छा लगने लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी वीपी सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सम्मिलित हो सकता है। तो ये कौन शामिल हो सकता है इसके अंतर्गत, तो ये हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी के भाग के रूप में समझा जाता है।
तो ये समझा जाता है समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो सर्वाधिक महत्व दिया गया है विद्युत उत्पादन को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कितना पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है? तो इसके लिए किया गया है टोटल जो है 2.4 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया है? तो ये प्रस्ताव दिया गया है 25%। ऑप्शन नंबर बी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट पेश किया। तो 2023 के बजट भाषण में सीतारमण ने कितने घंटे बात की, ये कह रहा है। तो ये जो है टोटल 1 घंटा 25 मिनट बात की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023 में चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना प्रतिशत है? तो ये है आपका 7%। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा से कितनी बढ़ाई जाएगी? तो ये बढ़ाई जाएगी 15 लाख से 30 लाख तक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को 66% से बढ़ाकर कितना अधिक किया गया है? तो ये किया गया है टोटल कितना? तो 79,000 करोड़ किया गया। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 2023-24 के बजट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो इसके अनुसार आय जो है 1.97 लाख है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है पहले चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेख के डिजिटीकरण के साथ भारत SHRI यानी भारत श्री एक डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में स्थापित किया जाएगा। तो श्री के लिए आई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आई फॉर क्या होता है? तो यहाँ पे आई फॉर होता है इंस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? तो सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया जाता है ये लोकसभा में किया जाता है। उसके बाद है आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 9 लाख से 12 लाख रुपए की आय के बीच आयकर स्लैब की दर क्या है? तो इसका जो दर है वो है आपका 15% दर है। तो अब हम लोगों ने कर लिया है इकोनॉमिक्स को ख़त्म। अब देखेंगे हम लोग हिस्ट्री को, बिल्कुल तोड़ फोड़ देंगे, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा आप। जुनून मोटिवेशन वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 दिन आपका एग्ज़ाम है और आपका जुनून हाई होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग हिस्ट्री को बिल्कुल तोड़ फोड़ देंगे उसको। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था पटना के अंदर। आपने जब सफ़र किया होगा बिहार का तो आप पटना साहिब को भी देखा होगा। तो ये पटना साहिब इन्हीं के लिए। बिहार में कितने रत्न थे? आपके जो सवाल आएंगे ना इसी तरह के आएंगे और आपका दिल खुश हो जाएगा। तो अकबर के दरबार में कितने थे? तो 9 रत्न थे, आपको बिल्कुल पता है। उसके बाद है विवादास्पद फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने किया हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था रणवीर सिंह ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब होता है? तो प्लासी का युद्ध जो होता है ये होता है आपका 23 जून 1757 ईस्वी के साथ साथ डेट भी याद रखिएगा, कई बार आपको डेट पूछ लिया जाता है। और आपको एक काम करना है कि ये जो प्लासी है ना ये किस राज्य में है ये भी पूछा जाता है। सो आप हमें कमेंट करके बताइए कि जो प्लासी है ये किस राज्य में है, ठीक है। अगला है डैश ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया। बात है निर्माण पूरा करने का, शुरू करने का नहीं पूछा, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका काम शुरू किया था। अगला है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब होती है? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो होती है वो होती है आपका 1761 में, जबकि 1526 में पहला लड़ाई और उसके बाद 1556 में दूसरी लड़ाई होती है। तो आपके लिए एक होमवर्क तुरंत देता हूँ कि पहली, दूसरी और तीसरी लड़ाई किनके बीच होती है ये हमें कमेंट करिए। बहुत अच्छा लगेगा जब आप अच्छा कमेंट करेंगे। तो चलिए लोधी वंश का संस्थापक पूछा है। तो लोधी वंश का संस्थापक जो है ये कौन है? तो ये है आपका बकलोल लोधी है। भाई बकलोल नहीं है, बहलोल लोधी है, ठीक है। तो याद रखने के लिए आप बकलोल बोल सकते हैं, याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ होता है? तो अकबर का जन्म जो है अमरकोट के अंदर होता है, ठीक है। कहाँ? अमरकोट, शायद ये पंजाब में है, कमेंट करिए क्या ये पंजाब में है।
तो चलिए 9 का क्या हो जाएगा, 9 का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे जो उनकी पेंशन और पदवी से वंचित कर दिए गए थे, तो ये कौन है, तो ये थे आपके नाना साहब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, तो ये किसने किया, तो ये किया है पुर्तगालियों ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की जाती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री जो स्थापित की जाती है सूरत में, और इससे भी पहले अगर ऑप्शन में मसूलीपट्टनम हो तो आप मसूलीपट्टनम लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, तो यहाँ पे आपका 23 जून को गायब करके ईस्वी दे दिया है, तो ये लड़ा गया आपका 1757 में लड़ा गया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, किस युद्ध में परास्त हुआ था ये पूछ रहा है, तो ये था आपका प्लासी का युद्ध था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब होता है, तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 में होता है। वांडीवास का युद्ध कब होता है, तो 1760 में होता है, आपको पता हो, ये सब बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं ये चीज़। उसके बाद है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा निर्णायक सर्वाधिक निर्णायक युद्ध रहा था, तो ये कौन सा था, तो ये था आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब होता है, तो 1764 ईस्वी में होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो दिल्ली का यानी 1764 के समय पूछ रहा है कि दिल्ली का शासक कौन था, तो अगर आपको पता होगा मुगल वंश तो आप शायद बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दिल्ली का जो शासक था उस टाइम था शाह आलम द्वितीय था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, तो ये किया हुआ था मीर कासिम ने, माँ से मीर माँ से मुंगेर, ठीक है, याद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था, तो सहायक संधि को लाया गया था वेलेस्ली के काल में, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी राइट हो जाएगा। सुगौली की संधि कब हुई थी, तो सुगौली की संधि हुई थी ये 1815 ईस्वी में हुई थी सुगौली की संधि। अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, चलिए तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सारे के सारे सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी, तो सती प्रथा पर पाबंदी जो है फाइनली 1829 में अधिनियम ला के लगा दिया जाता है, किसके द्वारा, तो ये बेंटिक के द्वारा लगाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो राजा राम मोहन राय और बेंटिक के प्रयासों से क्या हो जाता है, इस पर पाबंदी लगा दी जाती है। उसके बाद है डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन बना था, तो प्रथम शिकार जो बना हुआ था ये था सतारा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, तो उस टाइम यानी 1853 की बात है, उस टाइम जो गवर्नर था वो था डलहौजी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत में पहली रेल लाइन कब आती है, तो ये है आपका 1853, अप्रैल 1853 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था, तो भारत का प्रथम वायसराय था ये है आपका कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था कैनिंग ने, तो क्वेश्चन देखते हैं पूरा। पूछ रहा है कि वो कैनिंग ने जो सुनाया था कहाँ पे सुनाया था, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो ये सुनाया हुआ था इलाहाबाद के अंदर वो घोषणा पत्र सुनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। कौन सुमेलित नहीं है, तो चलिए इसको देखते हैं, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है। जॉन सोर आंग्ल नेपाल युद्ध ये इससे संबंधित नहीं है, बाकी जो है स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा, सहायक संधि जो है वेलेस्ली के द्वारा आता है। मराठा युद्ध के समय जो है ये जो है आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यानी लॉर्ड हेस्टिंग, वारन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, भारत में अंग्रेज़ों के समय प्रथम जनगणना हुई, तो प्रथम जनगणना होती कब है, तो ये तो पहले सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। तो प्रथम जनगणना नियमित रूप से स्टार्ट होती है 82 के अंदर, और उसके बाद जो है उस टाइम जो अंग्रेज़ अधिकारी थे वो कौन थे, तो वायसराय की बात कर रहा है, तो वायसराय था उस टाइम मेयो, कौन था, मेयो था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन वायसराय जो है भारत के अंदर सबसे लंबा कार्यकाल तक रहा हुआ था, तो ये कौन था, तो ये था आपका कर्जन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि मिलान करिए इसको सही को। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो यहाँ पे क्लाइव जो है ये प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, इसके बाद जो है बेंटिक ने क्या किया, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है ये थोड़ा उल्टा पुल्टा लग रहा है। तो ऑप्शन में आंसर जो दे रखा है आपका ऑप्शन ए दे रखा है, लेकिन ये कूट कैसे है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आप इसको खुद से कर लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन को, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो ठीक है चलिए। तो देखिए यहाँ पे जो 30 नंबर क्वेश्चन है ना, उसमें जो आपका आंसर होगा उसको समझा देते हैं कैसे दिया हुआ है। देखिए ये 1 के साथ आपका सी मैच करेगा, यानी क्लाइव जो है आपका बंगाल में दोहरा शासन हो जाता है, और 2 के साथ में डी मैच करेगा, यानी बेंटिक जो है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, और 3 के साथ ए मैच करेगा, यानी मैटकॉप जो है प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, और कर्जन जो संबंधित हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बंगाल विभाजन से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह से मैच करना है क्वेश्चन नंबर 31 में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 1 का डी हो जाएगा, मतलब डलहौजी जो है आपका व्यापकगत सिद्धांत से संबंधित है, तो 1 का डी हो गया, और 2 का ए हो जाएगा, बेंटिक जो है आपका सती प्रथा से संबंधित है। उसके बाद रिपन जो है आपका ये स्वायत्त शासन से संबंधित है, और कर्जन आपका बंगाल विभाजन से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ भी क्या करना है, हमें कूट दे रखा है, तो यहाँ कह रहा है कि इसको टाइम के अनुसार, ईस्वी के अनुसार इसको सजाना है, ठीक है। तो चलिए इसको सजाते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा आपका पंजाब का विलय, ये सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है, ये पहले आ जाएगा, यानी 3 नंबर वाला आ गया पहला। उसके बाद आ जाएगा आपका सिक्किम का विलय, तो ये दूसरा हो गया। उसके बाद आ जाएगा आपका बर्मा का विलय, तो ये हो गया आपका चौथा नंबर वाला आएगा तीसरे पे। और उसके बाद आ जाएगा आपका झांसी का विलय, जो कि दूसरा, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। ये रहेगा आपका क्रम, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऐसा जो है ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था की स्थापना की है, तो ये किसने किया हुआ है, तो ये किया हुआ है कार्नवालिस ने। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलती है, बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये देखने को मिलती है मद्रास के अंदर में, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास के अंदर। निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ था, ठीक है। ड्रैन ऑफ वेल्थ के नाम से एक सिद्धांत आया हुआ था, किनका, दादा भाई नौरोजी का, तो उन्हीं के बारे में ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है निम्नलिखित में से उपनिवेश का आर्थिक आलोचक था, तो कौन कौन था उपनिवेश का आर्थिक आलोचक, ये हमें चुनना है। तो ये कौन कौन था, तो पहला तो ये आपका दादा भाई नौरोजी थे, दूसरा आपका जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, इसके अलावा आपका RC दत्त भी थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा सभी। इसके बाद 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ होती है, तो ये प्रारंभ होती है मेरठ से स्टार्ट होती है, और सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होती हैं, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, भारत के पूरे हिस्से में देखने को मिल जाती है। लेकिन एक साथ ये जो क्रांति है ना होने के कारण अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, इसको दबा दिया। अगर यही क्रांति एक साथ होती तो अंग्रेज़ नहीं दबा पाते। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, तो लक्ष्मीबाई की समाधि जो है ये ग्वालियर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध कौन सा सामना करना पड़ा था, पूछा गया है ये सब क्वेश्चन। तो इनको जो है अंतिम लड़ाई लड़ना पड़ा था, ये हीरोज के साथ में लड़ना पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया हुआ था, खेतीहर, मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार, निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया हुआ था। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये है आपका दूसरा, ये एक तो हो गया आपका साहूकार लोग जिसके पास पैसे वैसे थे, वो जो है इस युद्ध से एकदम दूर ही रहा। और चौथा जो है आपका ज़मींदार लोग, यानी जिसके पास पैसा था ना, वो लोग इधर से क्या हो गए, निकल लिए, साइड रहे, बोला हमें इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, तो बिहार का कौन सा हिस्सा रहा जो कि अप्रभावित रहा, तो ये है आपका सिर्फ मुंगेर का हिस्सा,
जो कि अप्रभावित रहा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग। कौन था? कैनिंग था उस समय भारत का गवर्नर जनरल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पॉम्स्टन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, यानी उनका मृत्यु हो गया था? तो कौन कौन ऐसे अधिकारी हैं? तो ये हैं आपका जनरल नील हैं, उसके बाद आपका जनरल मेजर जनरल हैवलॉक हैं और सर हेनरी लॉरेंस हैं। इन तीनों का जीवन क्या हो गया था? लखनऊ में ही अंत हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वंदे मातरम किसने लिखा? तो देखिए नहीं भूलिएगा आप अगर कंफ्यूज होते हैं। तो बश बंदे बश बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पे था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है पटना के अंदर था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए: संथाल विद्रोह, नील क्रांति, दक्कन कृषक दंगे, बिरसा मुंडा। इन सभी को क्रम से लगाना है, ठीक है। तो यही पूछ रहे पहले कौन यही पूछ रहे हैं हमसे। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा नील क्रांति, उसके बाद हो जाएगा दक्कन कृषक दंगा, उसके बाद हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। अच्छा, लोकप्रिय आंदोलन हुए तो यही ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसको सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ पे होता है? तो आपको पता है कि मोपला विद्रोह कहाँ पे होता है, तो ये होता है केरला के अंदर। उसके बाद है पावना विद्रोह जो है ये आपका बंगाल के अंदर होते हैं। मोपला केरल के अंदर, पावना बिहार नहीं, पावना जो है आपका बंगाल के अंदर होता है। और इसके अलावा एका जो है ये आपका अवध में होता है। और फिर जो आपका बिरसा मुंडा है ये आंदोलन बिहार में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था। तो ये शुभारंभ किसने किया था यंग इंडिया का? तो इसका शुभारंभ किया हुआ था होम रूल पार्टी ने। चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना किसने किया था और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, इन दोनों का। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो ये प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष होती है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी जो है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया जाता है। 1828 ईस्वी में किया जाता है। इसके बाद है रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया जाता है? तो ये किया जाता है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को काल क्रम के अनुसार लगाइए, यानी इसको समय के अनुसार, ईस्वी के अनुसार लगाना है। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय और इसके बाद है स्वामी विवेकानंद एंड दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, यानी पहला आएगा सबसे पहले तुलसीदास, उसके बाद कौन आएंगे? राजा राम मोहन राय, उसके बाद आएंगे दयानंद सरस्वती एंड लास्ट में आएंगे स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं वो हैं आत्माराम पांडुरंग। सत्य शोधक समाज के संस्थापक जिनका कि प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था, तो वो कौन है? तो वो हैं ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? मैच करना है। अभी तो हम लोगों ने इसको देख लिया, ठीक है। तो प्रार्थना समाज ये किसके साथ हो जाएगा? अभी देखा था। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ब्रह्म समाज हो गया राजा राम मोहन राय, उसके बाद आपका आर्य समाज हो गया दयानंद सरस्वती, और रामकृष्ण मिशन आपको बिल्कुल पता होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज जो है ये आपका कलकत्ता के अंदर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 का 3 हो जाएगा। और मानव धर्म सभा इसकी स्थापना जो है कहाँ पे? 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। तो ये कलकत्ता हो जाएगा। 1 मिनट, मानव धर्म सभा कलकत्ता नहीं हो जाएगा, ये आपका सूरत हो जाएगा। और उसके बाद है आर्य समाज। तो आर्य समाज का कहाँ पे हो जाएगा? तो ये आपका बम्बई हो जाएगा। और उसके बाद है आपका नदवा उल उलमा,
तो ये आपका लखनऊ हो जाएगा। ऐसा है आपका ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो ये कब होती है? तो ये होती है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे, जबकि A.O. ह्यूम जो थे ये कांग्रेस के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर कौन था? तो उस समय जो गवर्नर था वो था डफरिन। कौन था? डफरिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जो हैं ये कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे। इसके बाद हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट, लेकिन ये 1917 के अंदर बनती है। लेकिन अगर आपसे यही क्वेश्चन बदल के पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो फिर वहाँ पे बदल जाएगा। ठीक है, तो वो भी हमें बताइएगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही थी, जो कि 1925 में बनती है, ये कौन थी? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे होता है? तो 27वां अधिवेशन जो होता है ये होता है आपका बांकीपुर के अंदर, पटना में। ठीक है, जो कि 1912 में होता है। पिछला मैराथन में मैंने गलती बोल दिया था, 1922 बोल दिया था, जो कि कहाँ पे? गया में होता है। अगला है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। ये किन का नारा है? तो ये नारा है बाल गंगाधर तिलक जी का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक की स्थापना 1932 के अंदर किया हुआ था? तो ये है MK गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत का स्वतंत्र होता है, यानी बात हो रही है 1947 की, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो कौन नहीं था भाई? तो ये जो गोपाल कृष्ण गोखले देख रहे हैं आप, ये उनमें से नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए राइट हो जाएंगे। गोपाल कृष्ण गांधी जो हैं ये राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी जी का। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्म पंथियों के प्रभाव अधीन कब आया? तो ये आता है जाके 1906 के बाद। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस के अंदर फूट हो जाता है, तो गर्म पंथ गर्म दल और नरम दल में बट जाता है। इसी कारण से अभिनव भारत किससे संबंधित हैं? तो अभिनव भारत जो संबंधित हैं ये हैं आपका BD सावरकर से संबंधित हैं। आला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी में चढ़ा दिया था? तो ये था आपका राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? ये 64 सीट वाला दरोगा के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 1928 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे, तो कौन थे? तो ये थे आपके भगत सिंह हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किनसे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है भगत सिंह से। ठीक है, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो इनको फांसी दे दी जाती है 23 मार्च 1931 में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो ये जो है ना मिस प्रिंटिंग है। गूगल से जब आप इंग्लिश से हिंदी करेंगे तो ऐसे ही प्रिंटिंग देखने को मिल जाता है कभी कभी। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारा बटुकेश्वर दत्त। बाकी तीनों को क्या हुई थी? फांसी हुई थी। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जी को फांसी हुई थी और वो शहीद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्रांतिकारियों के जीवन अंत के प्रारंभ प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भगत सिंह को क्या हुई थी? फांसी हुई थी ना। तो भगत सिंह एक का सी का आपका डी हो जाएगा, सी का आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ही आप चुन सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका चंद्रशेखर आज़ाद, इनको जो है क्या हो जाता है? तो मुठभेड़ के दौरान ये क्या होते हैं? शहीद हो जाते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद का 3 हो जाएगा, भगत सिंह का आपका फांसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और जतीन दास का जो अंत होता है ये होता है आपका भूख हड़ताल से। तो यहाँ पे 1 का 2 हो गया। और इसके अलावा जो कल्पना दत्त हैं इनका आजीवन कारावास में मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है ये आपका
बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने गदर पार्टी का स्थापना किया हुआ था? तो गदर पार्टी का जो स्थापना किया गया था ये था आपका लाला हरदयाल के द्वारा 1913 के अंदर किया जाता है। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय पूछा है, तो वायसराय की अगर बात करूँ तो ये कौन था? तो ये था करजन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब किया गया था? तो ये विभाजन होता है 1907 के अंदर, सूरत फूट के नाम से इसको जानते हैं। उसके बाद है मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे ये था नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां, पता होगा आपको। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे हैं? तो हड़प्पा हरा, रफ और रावी नदी हो गया, तो 81 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ये जो देखने को मिलता है ये आपका ऋग्वेद के अंदर देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा चर्चित नदी, सबसे ज़्यादा जो जिक्र किया गया है तो वो जिक्र किया है सिंधु नदी का। आरंभिक वैदिक साहित्य की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना जो है ये विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। तो उसके बाद है पुराणों की संख्या कितनी है? तो चलिए ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो पुराणों की संख्या जो है टोटल 18 हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडकोपनिषद से, तो यानी उपनिषद में कौन सा? मुंडकोपनिषद। ठीक है। वैदिक कर्म कांड में होता है, तो क्या होता है वैदिक कर्म कांड में? होता का संबंध किससे है ये पूछ रहा है मुझसे। तो होता का संबंध जो होता है ये ऋग्वेद से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है, अच्छा होता नहीं, यहाँ पे माफ़ करेगा मैं अभी समझ नहीं पाया, ये जो है ना होत्री लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? होत्री लिखा हुआ है। ठीक है, आप पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा, होत्री लिखा हुआ है शायद। ठीक है, जिसका संबंध किससे हो जाता है? ऋग्वेद से हो जाता है। इसके पढ़ने वाले को यानी जो पढ़ते हैं इसको ऋग्वेद को उसको होत्री बोलते हैं। अगला है वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था? तो वैदिक काल के अंदर जो है गाय को अघन्या माना जाता था, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये हुआ था आपका लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? तो महापरिनिर्वाण जो हुआ था ये था आपका कुशीनगर के अंदर हुआ था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। आज का जो हिस्ट्री है ना ऐसा है ना कि आपको सारा चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे रिवीजन मैंने आपको करा दिए हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये किया गया था कालाशोक के द्वारा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं? तो इसका संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। इसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो चलिए इसका ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो इसके संस्थापक हैं कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय, और ये है कहाँ पे? तो बिहार के अंदर नालंदा ज़िले में है। ठीक है, और एक सवाल यहाँ से और पूछे जाएंगे आपसे कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है तक्षशिला, जो कि कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द होते हैं? यानी पूर्ण ज्ञान कौन सा शब्द का अर्थ होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये होता है कैवल्य का अर्थ होता है। ठीक है, कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान, जबकि जिन का अर्थ क्या होता है? जिन का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक जो हैं ये उदयन था। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है अशोक के द्वारा निर्मित करवाया गया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इनका पुस्तक का नाम है इंडिका। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो यह है पतंजलि, कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है, जबकि नागार्जुन, अश्वघोष, चरक ये सारे के सारे कनिष्क के दरबार में थे, कनिष्क के दरबारी थे, लेकिन पतंजलि नहीं थे। अच्छा, पतंजलि किनके दरबार में थे? तो क्या ये बता सकते हैं क्या? ज़रा बताइए, किनके दरबार में नहीं था ये? किन्हीं के दरबार में, किनके समय में था ये आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की थी? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये किया हुआ था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाए। उसके बाद है
निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? तो गीतावली ये है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, लेकिन साहित्य रत्न नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा मैराथन होता है वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मैराथन था जो कि ख़त्म हो जाता है। और उम्मीद करते हैं आपने रिवीजन किया होगा पूरा का पूरा, और आपका स्कोर कितना बना 300 में से आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और फिर आपका एग्ज़ाम अब बहुत पास है, बहुत पास है। अपने जुनून को, अपने मोटिवेशन को थोड़ा भी कम मत होने दीजिएगा, क्योंकि अगर आप जुनून और मोटिवेशन कम करेंगे ना, तो आप याद रखिएगा, आप अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ रहा है जो कि आपका सीट आपसे छीन कर ले जाएगा। क्या आपको ये बर्दाश्त होगा? नहीं ना। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको कर